1 से लेके 9 तक डिजिट्स हैं जिन्हें हमें इस 3x3 के स्क्वायर ग्रिड में एंटर करना है। यहाँ पर 6 लिखा हुआ है और यहाँ 2 है। हमें कोशिश करनी है कि हर एक रो का सम, हर एक कॉलम का सम और जो दो डायगोनल्स है उनका सम इक्वल हो। नाउ यहाँ पर जो की है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो यहाँ पर इन नंबर्स को देखने पर आती है। 1 and 9 इन दोनों का सम 10 है। 2 and 8 इन दोनों का सम भी 10 है। 3 and 7 इनका सम भी 10 है। 4 and 6 का सम भी 10 है। तो अगर इन सभी सम्स में हम 5 ऐड कर दें तो हर बार वैल्यू क्या आएगी? 15। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो क्लू है वो भी यही है। जो इनर मोस्ट यहाँ पर प्लेस है उस पे आप ये नंबर लिख दें और अब आप सम को 15 करने की कोशिश करें। ये 6 है तो 6 के साथ होता है 4। अगर हम 4 को ऑपोजिट पोजीशन पे लिख देंगे तो सम 15 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ 2 है, 2 + 8 10 होता है, 10 + 5 15 हो गया है। तो दोनों कॉलम्स का सम 15 हो चुका है। 8 and 4 ये 12 हो गया है। अगर हम यहाँ पर 3 लिख दें तो ये 15 हो जाएगा। 3 के साथ हमें यहाँ पर 7 लिखना होगा। सो 7 and 3 10 + 5 15। 4 and 2 6 यहाँ 9 लिख दें तो 15 हो जाएगा। और 9 के ऑपोजिट यहाँ पर अगर हम 1 लिखते तो हर एक रो का सम 15 है, हर एक कॉलम का सम 15 है और दोनों डायगोनल्स का सम भी 15 है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द बॉटम मिडिल एंट्री कौन सी है? बॉटम मिडिल एंट्री जो है वो है 3। तीन कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लेट अस से n-1 n n+1। इनका प्रोडक्ट हमें गिवन है, हमें इनके स्क्वायर्स का सम निकालना है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म करके सॉल्व करें तो क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बिकॉज क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ सही अप्रोच क्या होगी, हम इसके फैक्टर्स करें और 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स ढूंढें। 15,600 को हम लिख सकते हैं 156 × 100। 156 को हम लिख सकते हैं 4 × 39। 100 को हम लिख सकते हैं 4 × 25। 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। 39 को 3 × 13। So now when we look these numbers closely, 13 × 2 ये हो गया है 26। एक नंबर 25 हमारे पास ऑलरेडी है। 2 × 3 × 4 करने पर we will get 24। तो हमारे वो 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कौन होंगे? 24, 25 and 26। अब हमें इनके स्क्वायर्स का सम निकालना है। 24 का स्क्वायर होता है 576। 25 का स्क्वायर 625। 26 का स्क्वायर 676। इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 1877। a and b पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सच दैट a is less than or equal to b and 1/a + 1/b is equal to 1/9। हमें पता करना है कितने डिफरेंट पेयर्स हम बना सकते हैं a and b के जो इन कंडीशंस को फुलफिल करें। जनरली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म में डिफाइन कर देते हैं। तो 1/a is equal to b - 9/9b, या a की वैल्यू हो गई है 9b/b - 9। ना यहाँ के बाद में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर आपको सही अप्रोच मालूम हो तो ये क्वेश्चन आसान है। जनरली हमें कोशिश ये करनी है कि ये जो ऊपर हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी है इसे हम सेपरेट कर सके, क्योंकि हम यहाँ पर कोई इंटीजर या कोई नंबर लेना चाहेंगे, वेरिएबल नहीं। नीचे b लिखा हुआ है, ऊपर हमें 9b चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसा कर सकें 9 + समथिंग ओवर b - 9 तो हमारा काम बन जाए, क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो b - 9 हम यहाँ पे डिनोमिनेटर पे लिखेंगे और मल्टीप्लाई करते ही ये हो जाएगा 9b - 81। बट न्यूमरेटर पे हमें 9b चाहिए, इसका मतलब है हमारे पास +81 होना चाहिए। तो हम इस वैल्यू को इस फॉर्म में लिख सकेंगे। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिखना था। अब क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि अब हम जो भी नंबर ढूंढ रहे हैं वो 81 का फैक्टर होना चाहिए। 81 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1,
3, 9, 27 एंड 81। ये 5 पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे हैं जो कि 81 के फैक्टर्स हैं। 1 लाने के लिए b की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 10, सो दैट 10 माइनस 9 1 हो जाएगा। ऐसे ही 3 लाने के लिए, क्योंकि हम यहां चाहते हैं कि ये फैक्टर 3 हो जाए, तो b की वैल्यू 12 होनी चाहिए। 12 माइनस 9 3 हो जाएगा। 9 के लिए b की वैल्यू 18, 27 के लिए 36 और 81 के लिए ये वैल्यू 90 होनी चाहिए। जब हम b की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो 10 माइनस 9 1 आ जाएगा। 181 का फैक्टर है, तो कैलकुलेशन में हमें इंटीजर ही मिलेगा, फ्रैक्शन नहीं मिलेगा। तो जैसे ही हमने b की वैल्यू 10 पुट की, 10 माइनस 9 इज 1, 81 ओवर 1 इज 81 प्लस 9 90, हमारी a की वैल्यू 90 आ गई। पर ये वैल्यू हमें एक्सेप्टेबल नहीं है यहां पर, क्योंकि a इज लेस देन और इक्वल टू b। ऐसे ही b की वैल्यू 12 पुट करने पर 12 माइनस 9 ये हो गया है 3, 81 अपॉन 3 करने पर 27 एंड प्लस 9 करने पर 36। अगेन वी कैन इग्नोर दिस वैल्यू। 18 माइनस 9 करने पर 9, 81 अपॉन 9 9 एंड 9 प्लस 9 18। a b के इक्वल हो सकता है। आगे दो वैल्यूज हमें एक्चुअल में चेक करने की जरूरत नहीं है, हम इमीडिएटली हमारा आंसर मार्क कर सकते हैं दैट हमारे पास में 3 डिफरेंट पेयर्स पॉसिबल है। लेकिन अगर फिर भी सॉल्व करना चाहें तो 36 माइनस 9 27, 81 अपॉन 27 is 3 and 9 plus 3 is 12, which is allowed, and 90 minus 9 is 81, 81 upon 81 is 1 and 1 plus 9 is 10, again this is allowed. So in all, how many solutions or how many different pairs of a comma b we will have here? The answer will be 3. 3 नंबर्स हम मान लेते हैं a and b, ये अननोन नंबर्स हैं, और तीसरा नंबर हमें 37 लेना था। बट अगर हम इसकी जगह 73 ले लें और इन तीनों रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट जो है इट इंक्रीजेस बाय 720। दैट मीन्स a इंटू बी इंटू 73 जो है माइनस a इंटू बी इंटू 37 इज इक्वल टू 720। सॉल्व करने पर 36 इंटू a इंटू बी is equal to 720, therefore a into b is equal to 20। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें मालूम होनी चाहिए। अगर हमारे पास में दो नंबर्स हैं, से x एंड y, दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं हमारे पास में, तो जब उनका अरिथमेटिक मीन लेते हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है उनकी ज्योमेट्रिक मीन की। दैट मीन्स x प्लस वाई ओवर 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। अगर वो हम x और y की जगह a स्क्वायर और b स्क्वायर ले लें तो ये वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यह हो गया है ab। सो हियर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स ab। नाउ ab की वैल्यू हमें मालूम है 20। अगर ये वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इंटू 20 40। और हमें यही पूछा गया है कि बाकी जो दो नंबर्स हैं a एंड b, उनके स्क्वायर का जो सम है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। टू रेज़ टू द पावर x 0.25 से बड़ा है और 200 से छोटा है, जहां x एक इंटीजर है। हमें पता करने हैं x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं सच दैट 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 2 इज डिविजिबल बाय ईदर 3 और 4। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप वैल्यूज लेके इसको सॉल्व करें। नाउ वी नो 2 रेज़ टू द पावर 7 करने पर 128 आता है और 2 रेज़ टू द पावर 8 करने पर 256 आता है। क्योंकि 2 रेज़ टू द पावर x 200 से कम है, हम x की लार्जेस्ट वैल्यू क्या ले सकते हैं, 7। ऐसे ही क्योंकि यहाँ पर 0.25 आ गया है, अगर हम 2 रेज़ टू द पावर -2 लें तो इसे लिखेंगे 1/4, हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.25। और 2 रेज़ टू द पावर -1 करने पर 1/2 वैल्यू आ जाएगी 0.5। क्योंकि 2 रेज़ टू द पावर x 0.25 से बड़ा है, हम x की लोएस्ट वैल्यू क्या ले सकते हैं, -1।
तो x की वैल्यूज हम -1 से लेके 7 तक ले सकते हैं जो इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो x इक्वल टू कैन बी -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि क्या x की वैल्यू पुट करने पर 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 2 जो है वो 3 और 4 में से किसी से डिविजिबल है। -1 पुट करते ही ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर -1 प्लस 2। 1/2 होता है 0.5, तो ये वैल्यू आ गई 2.5। ना तो ये 3 से ना ही 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 0 पुट करने पर 2 रेज़ टू द पावर 0 हो जाएगा 1 प्लस 2, वी विल गेट 3। तो इनफैक्ट यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, इस वैल्यू को जैसे 2 रेज़ टू द पावर 1 पुट करेंगे ये हो जाएगा 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। ये वैल्यूज हम इमीडिएटली यहाँ लिखते और प्लस 2 करते ही ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 10, 18, 34, 66 एंड 130। नाउ ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो ये हमारे काम का है, ये 4 से, ये अगेन 3 से, ये 3 से और ये 3 से। ये 3 नंबर्स जो बचे हैं ना तो ये 3 से डिविजिबल है ना ही ये 4 से। तो x की कितनी वैल्यूज हैं जो हमारे काम की हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हम x की 5 डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं। n रेज़ टू द पावर n 2 रेज़ टू द पावर 160 के इक्वल है। n स्क्वायर प्लस 2 रेज़ टू द पावर n 2 रेज़ टू द पावर x का एक इंटीग्रल मल्टीपल है। जहाँ n और x पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, हमें x की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू पता करनी है। सबसे पहले हम नजर डालते हैं n रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 160 पर। 160 के हम टुकड़े कर सकते हैं। 160 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 160। नाउ यहाँ पर अगर हम इस एक्सप्रेशन को लिख देते हैं 2 रेज़ टू द पावर 1 रेज़ टू द पावर 160, तो वी कैन सी ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं है। इसे हम 2 एंड 80 भी लिख सकते हैं। तो 2 स्क्वायर और 80 करने पर ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं है। इसे हम 4 एंड 40 भी लिख सकते हैं, बट 2 रेज़ टू द पावर 4 एंड 40 ये होता है 16। ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है। जैसे जैसे ये बढ़ रहा है ये वैल्यू कम होती जा रही है। अगर हम 5 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 32। सो दिस इज 2 रेज़ टू द पावर 5 रेज़ टू द पावर 32। 2 रेज़ टू द पावर 5 को हम लिखते हैं 32 रेज़ टू द पावर 32। तो डेफिनेटली ये n रेज़ टू द पावर n की फॉर्म में आ गया है। इसका मतलब ये है कि यहां पर इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 32 रेज़ टू द पावर 32। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई है? 32। एक बार n की वैल्यू हमारे पास आ जाए, अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। n रेज़ टू द पावर 2 यानी 32 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 32 एक इंटीग्रल मल्टीपल है, लेट्स से k इंटू 2 रेज़ टू द पावर x, जहां k एक इंटीजर है। 32 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 5। इंडाइसेस के प्रॉपर्टी अगर हम लगाते हैं तो 5 इंटू 2 हो गया है 2 रेज़ टू द पावर 10 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 32 इज इक्वल टू k इंटू 2 रेज़ टू द पावर x। यहाँ 2 रेज़ टू द पावर 10 हम कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा 2 रेज़ टू द पावर 22 प्लस 1 k इंटू 2 रेज़ टू द पावर x। ये जो पार्ट है वो एक ऑड नंबर है, क्योंकि इवन की पावर कुछ भी हो आंसर इवन आएगा, एक्सेप्ट अगर हम उसको 0 ले लेते हैं तो, और प्लस 1 करते ही ये ऑड हो गया। ऑड नंबर होने का मतलब है अब हमारे पास यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 की पावर है। तो 2 की पावर जो भी है वो यही है। ये एक इंटीजर है तो k की वैल्यू इसकी इक्वल हो गई, और 2 रेज़ टू द पावर x 2 रेज़ टू द पावर 10 के इक्वल हो गया। दैट मीन्स x की जो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो क्या हो सकती है? 10। हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है a b, जहां पर यूनिट्स पोजीशन पे जो नंबर है वो 0 के इक्वल नहीं है। क्योंकि ये 2 डिजिट का नंबर है तो a की वैल्यू भी 0 के इक्वल नहीं हो सकती। दैट मीन्स a एंड b में से कोई भी 0 के इक्वल नहीं है। तो ये जो 2 डिजिट का नंबर है, दिस इज हाउ इट लुक्स। इसकी वैल्यू क्या होगी? 10a प्लस b।
अगर इन डिजिट्स को हम इंटरचेंज कर दें तो हमारे पास नंबर आ जाएगा BA, इसकी वैल्यू होगी 10B प्लस A। क्वेश्चन में गिवन है कि जो ओरिजिनल नंबर है ये इस नंबर के 3 टाइम से भी बड़ा है। इसे सॉल्व कर सकते हैं। 10 of A plus B is greater than 30B plus 3A और 7A is greater than 29B. That means A is greater than 29B over 7। अब B 0 नहीं हो सकता, तो B की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हम ले सकते हैं वो 1 है। अगर हम B 1 लिखते हैं तो A की वैल्यू इज ग्रेटर देन 29 over 7, दैट मीन्स A इज ग्रेटर देन 4 पॉइंट समथिंग। तो 4 पॉइंट समथिंग से बड़े जो भी नंबर्स हमारे पास सिंगल डिजिट नंबर्स हैं वो क्या क्या हैं? 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो जब B की वैल्यू 1 होगी तब A कैन टेक 5 डिफरेंट वैल्यूज, यानी हमारे पास 5 नंबर्स पॉसिबल है। आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। 51 जो है वो 15 के 3 टाइम से बड़ा है। क्या हम B की वैल्यू 1 के अलावा 2 पुट कर सकते हैं? अगर हम B की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो A इज ग्रेटर देन 29 इंटू 2, 58 over 7, दैट इज A इज ग्रेटर देन 8 पॉइंट समथिंग। तो 8 पॉइंट समथिंग से बड़ा एक सिंगल डिजिट नंबर एक ही है, और वो कौन है? 9। दैट मीन्स हमारा नंबर अगर अगेन हम चेक करना चाहें तो 92 हो सकता है। ये 29 के 3 टाइम से बड़ा है। इसके बाद अगर हम B की वैल्यूज लेते हैं तो A डबल डिजिट का नंबर हो जाएगा जो अलाउड नहीं है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि टोटल हमारे पास में ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। वो नंबर्स हैं 51, 61, 71, 81, 91 एंड 92। एक नंबर है जिसको हम लिख सकते हैं 2 raised to the power 4 into 3 raised to the power 5 into 10 raised to the power 4। हमें नंबर n के फैक्टर्स पता करने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स भी हो और 1 से ग्रेटर भी हो। सबसे पहले हम इस नंबर को प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिखना पसंद करेंगे। 2 raised to the power 4 into 3 raised to the power 5। 10 raised to the power 4 को हम लिख सकते हैं 2 into 5 raised to the power 4। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2 raised to the power 4 into 5 raised to the power 4 एंड फाइनली इसे हम लिख सकते हैं 2 raised to the power 8 into 3 raised to the power 5 into 5 raised to the power 4। अब अगर हम नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करें तो बड़ा आसान है हमारे लिए तरीका ढूंढना। 2 raised to the power 8 इसका एक फैक्टर होगा, तो डेफिनेटली 2 raised to the power 7, 2 raised to the power 6, 2 raised to the power 5, 2 raised to the power 4, 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 2 और 2 raised to the power 0 ये भी फैक्टर्स होंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर है तो ये सब तो डेफिनेटली इसके फैक्टर्स होंगे ही होंगे। ऐसे ही अगर हम यहां देखें 3 raised to the power 5 इसका एक फैक्टर है, तो 3 raised to the power 4, 3 raised to the power 3, 3 raised to the power 2, 3 raised to the power 1 and 3 raised to the power 0 ये सब भी फैक्टर्स होंगे n के। एंड फाइनली 5 raised to the power 4, 5 raised to the power 3, 5 raised to the power 2, 5 raised to the power 1 and 5 raised to the power 0 ये सभी भी n के फैक्टर्स होंगे ना। क्योंकि इन तीनों का प्रोडक्ट भी n का एक फैक्टर है, तो इनमें आपस में कोई भी आप प्रोडक्ट कर लें उनका भी जो आंसर आएगा वो नंबर n का एक फैक्टर होगा। सो दैट मीन्स अगर हम यहाँ 2 raised to the power 8 ले लें, यहाँ 3 raised to the power 3 ले लें और यहाँ 5 raised to the power 4 ले लें और इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट आएगा वो डेफिनेटली नंबर n का एक फैक्टर होगा। तो फैक्टर्स तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पे क्वेश्चन में पूछा है फैक्टर जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स है। परफेक्ट स्क्वायर्स का मतलब है जब हमने इसको प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिखा है तो हम सिर्फ वही पावर्स ले सकते हैं जो या तो 0 हो या 2 से डिविजिबल हो। दैट मीन्स यहां पर 2 raised to the power 7 हमारे हाथ से चली जाएंगी, 2 raised to the power 5, 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 2। तो यहां सिर्फ 5 जो नंबर्स हैं वो अब हमारे लिए काम के हैं क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर भी हैं। ऐसे ही यहां पर 3 raised to the power 4, 3 raised to the power 2 एंड 3 raised to the power 0 और यहां पर 5 raised to the power 4, 5 raised to the power 2 एंड 5 raised to the power 0। तो यहां पर
टोटल हमारे पास में 5 नंबर्स हैं, यहां टोटल हमारे पास में 3 नंबर्स हैं, और यहां भी टोटल हमारे पास में 3 नंबर्स हैं। इनमें से आपस में हम किसी को भी मल्टीप्लाई कर दें तो 45 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। पर यह एक शर्त और लगी हुई है, हमें फैक्टर्स ढूंढने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स हों पर 1 से बड़े हों। तो हमें आंसर निकालने के लिए -1 यहां करना होगा। ये वो केस होगा जब हम 2 रेज़ टू द पावर 0, 3 रेज़ टू द पावर 0 और 5 रेज़ टू द पावर 0 यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने पर जो फैक्टर होगा वो 1 होगा, और क्योंकि हमें फैक्टर्स नंबर 1 से बड़े चाहिए, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 44। n is the largest positive integer such that n square plus 7n plus 12 divided by n square minus n minus 12 is a positive integer। हमें n की लार्जेस्ट वैल्यू पता करनी है। हमारे सामने ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें इसे फैक्टराइज करना होगा। ये होगा n plus 4 इंटू n plus 3। ऐसे ही अगर हम इसे देखते हैं और फैक्टराइज करते हैं तो वी विल गेट n -4 इंटू n plus 3। n plus 3 से n plus 3 जो है वो कैंसिल हो गया है, तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया है n plus 4 ओवर n minus 4। अब इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि आप ऑप्शंस का सहारा लें। n की वैल्यू अगर हम 12 पुट करते हैं तो 12 plus 4 हो जाता है 16, डिवाइडेड बाई 12 minus 4 8। ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, सो 12 इज अ पॉसिबल आंसर। 6 और 8 हमें चेक करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी रिक्वायर n टू बी एज लार्ज एज पॉसिबल। अब 16 पे चेक कर लेते हैं। 16 plus 4 is 20, 16 minus 4 is 12 and it is not an integer, positive integer, so we can say कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होना चाहिए था? 12। लेकिन अगर आप इसको ऑप्शंस के थ्रू ना करना चाहें और आंसर निकालना चाहें इस प्रोसेस के बाद, तो एक काम कर सकते हैं, इसे हम k मान लेते हैं, जहां k कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। k की स्मॉलेस्ट वैल्यू कैन बी 1, 2, 3 एंड सो ऑन हम ले सकते हैं, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें से 1 होगी। इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो n plus 4 इज इक्वल टू एन के माइनस 4k। इसे हम रीराइट कर सकते हैं, एन के माइनस एन इज इक्वल टू 4k प्लस 4। n कॉमन लेने पर k माइनस 1, 4 कॉमन लेने पर k प्लस 1। सो n की वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम्स k प्लस 1 ओवर k माइनस 1। ना यहां पर अगर हम k प्लस 1 और k माइनस 1 पे नजर डालें, बिकॉज k एक पॉजिटिव इंटीजर है, सबसे पहली बात तो k की वैल्यू हम 1 नहीं लिख सकते, अदरवाइज डिनोमिनेटर यहां पर क्या हो जाएगा? 0। तो k की स्मॉलेस्ट वैल्यू हम 2 से ही शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम k की जगह 2 लिखते हैं तो k माइनस 1 तो हो जाएगा 1 और k प्लस 1 हो जाएगा 3। ऐसे ही अगर 3 लिखते हैं तो 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 2 और 3 प्लस 1 हो जाएगा 4। अगर यहां पर इसको 4 लिखते हैं तो 4 माइनस 1 3, 4 प्लस 1 5। सो व्हाट वी फाइंड कि k माइनस 1 एंड k प्लस 1 जो है वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, इवन या ऑड। तो ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हो सकते हैं या ये कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स हो सकते हैं। अगर हम k माइनस 1 को ऑड लेते हैं यहां पर तो क्या होगा? किसी भी हालत में इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स को प्राइम नंबर्स होते हैं, ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है जो हमें मालूम होनी चाहिए। नाउ यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते थे, तो यहां पर हमारे पास में 4 अलग रहता। अगर हम k माइनस 1 और k प्लस 1 को इवन इंटीजर लेते तो इन दोनों को, जैसे यहां पर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो जब हम इसको लिखेंगे वैल्यू को तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर पे 2 या 1 बचेगा। सो दे आर अगेन व्हाट? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो यहां पर हमें जो देखना है वो ये है कि k प्लस 1 और k माइनस 1 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता अदर देन 2। अच्छा, हमें चाहिए n की वैल्यू एज लार्ज एज पॉसिबल। ये तभी हो सकता है जब हम k की वैल्यू एज स्मॉल एज पॉसिबल लिखें।
k की वैल्यू हम 1 लिख नहीं सकते, सो लेट अस फोकस ऑन k की वैल्यू एज 2। जैसे ही हम k की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 4 इंटू 2 प्लस 1 3, 2 माइनस 1 इज 1, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। अब यहां से ज्यादा हम जैसे ही इस वैल्यू को बढ़ाएंगे हमारा एक्सप्रेशन 12 से छोटा होता जाएगा, एंड हेंस हम ये कह सकते हैं कि n का जो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो क्या होगा 12। हमारे पास एक डिजिट नंबर है ABCDEF। यहाँ F राइट मोस्ट डिजिट है और A लेफ्ट मोस्ट डिजिट है या फर्स्ट डिजिट है। तो A फर्स्ट डिजिट हो गई और F सिक्स डिजिट हो गई है। इट इज गिवन दैट F इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, यानी 6 डिजिट पहली 3 डिजिट्स के सम के इक्वल है। ऐसे ही फिफ्थ डिजिट फर्स्ट 2 डिजिट्स के सम के इक्वल है। थर्ड डिजिट फर्स्ट डिजिट के इक्वल है। सेकेंड डिजिट जो है वो फर्स्ट डिजिट से डबल है, और फोर्थ डिजिट जो है वो फिफ्थ और सिक्स डिजिट के सम के इक्वल है। हमें फोर्थ डिजिट की जो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो पता करनी है। यहां पर हम एक काम कर सकते हैं, पूरे क्वेश्चन को किसी एक डिजिट की टर्म में एक्सप्लेन कर दें। तो C की वैल्यू तो हमारे पास में A हो गई है, B की वैल्यू हमारे पास में 2A हो गई है। अगर हम B की वैल्यू यहां पुट कर दें तो 2A प्लस A, E की वैल्यू हो जाएगी 3A। ऐसे ही यहां पर A तो हमारे पास है ही, B की जगह हम पुट करें 2A और C की जगह पुट करें A, तो A प्लस 2A प्लस A करने पर 4A हो जाएगा। F की वैल्यू हो जाएगी 4A। E और F की वैल्यू अगर हम यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो D की वैल्यू हो जाएगी 7A। क्योंकि ये सभी डिजिट्स एक सिंगल डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, A की वैल्यू हम 1 के अलावा और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, अदरवाइज D की वैल्यू जो है वो 14 हो जाएगी। तो जब हम A की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। M and N पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। हमें पता करना है कितने पेयर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। यहां हम एक काम कर सकते हैं, m स्क्वायर को उधर ले जाएं तो एक्सप्रेशन हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू 105। इसे हम लिख सकते हैं n माइनस m इंटू n प्लस m। ना दो पॉजिटिव इंटीजर्स का सम उनके डिफरेंस से बड़ा होता है। 105 के हम टुकड़े करेंगे, 2 टुकड़े, एक पार्ट छोटा और एक पार्ट बड़ा, तो पॉसिबिलिटीज हैं 1 एंड 105। दूसरी पॉसिबिलिटी है 3 एंड 35। तीसरी पॉसिबिलिटी हो गई है 5 एंड 21 एंड 7 एंड 15। हमारे पास में ये 4 पॉसिबिलिटीज आ गई हैं। तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन में 4 पॉसिबल पेयर्स होंगे। हमें एक्चुअल में इस क्वेश्चन को अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 केसेस हमारे पास बने हैं, तो m और n के 4 पॉसिबल पेयर्स भी होंगे। लेकिन हाँ, अगर हमसे वैल्यूज भी पूछी जाती तो हम क्या करते, n माइनस m को इक्वल कर देते 1 के और n प्लस m को इक्वल कर देते 105 के। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पर 2n इज इक्वल टू 106, तो n की वैल्यू 53 आ जाती, और n की वैल्यू 53 पुट करने पर m की वैल्यू 52 आ जाती। तो हम ये कहते 52,53 हमारा एक पेयर है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ऐसे ही हम इनको सॉल्व करके n और m की अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते थे, बट क्योंकि क्वेश्चन में हमसे सिर्फ ये पूछा गया है ऐसे कितने पॉसिबल पेयर्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो हमारा आंसर यहीं पर हम मार्क कर सकते हैं, देयर विल बी 4 सच पेयर्स।